दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पाठ्यपुस्तक अंतरा के पाठ 5 गलता लोहा। ये एक कहानी है जिसे शेखर जोशी ने लिखा है। इस वीडियो में है इस कहानी का वाचन करेंगे, इसका भाव अर्थ व्याख्या करते हुए इसको विश्लेषित करेंगे। साथ ही लेखक शेखर जोशी का संक्षिप्त परिचय देंगे और पाठ का सार बताएंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं ये वीडियो। हिंदी की बिंदी चैनल आप देख रहे हैं और हिंदी से जुड़ी हुई सभी वीडियो आप इस पर देखते हैं। अंतर की घुमड़ती वेदना को आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। दाज्यू। दरअसल शेखर जोशी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम है दाज्यू, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। ये उसी कहानी का एक संवाद है और इस संवाद में बहुत गहराई छुपी हुई है कि व्यक्ति वेदना के समय, जब अवसाद के समय दुखी होता है और उसकी आँखों के रास्ते जब अश्रु निकलते हैं तो वो एक तरह से उसके अंदर का कई तरह का मैल, दुख, अवसाद, पीड़ा बाहर निकलती है और वे अधिक बेहतर क्षण होते हैं किसी विवेकपूर्ण स्थिति में लिए गए निर्णयों की तुलना में। अब हम शेखर जोशी, जो इस गलता लोहा कहानी के लेखक हैं, उनका एक जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय वाचन करते हैं। शेखर जोशी का जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। प्रमुख रचनाएं आपकी कोशिका, घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है कहानी संग्रह हैं। एक पेड़ की याद शब्द चित्र संग्रह है, आपको पहल सम्मान मिल चुका है। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। जो विद्यार्थी हिंदी को साहित्यिक दृष्टि से विशेष हिंदी के तौर पर पढ़ेंगे, वो हिंदी साहित्य के इतिहास का जब वाचन करेंगे तब उनकी समझ में आएगा कि नई कहानी आंदोलन क्या है। मूलतः जब पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को हम देखते हैं तो प्रारंभ में जो कहानियाँ लिखी गई वो आदर्शवादी थी, समाज को संदेश देने के लिए सामाजिक कहानियाँ थी, व्यक्ति को सुधारने के लिए सुधारवादी कहानियाँ थी। लेकिन धीरे धीरे कहानी का प्रारूप बदलता गया और कहानी में वो सारी चीज़ें आती गई जो समाज में घट रही हैं, उनका रूप यथार्थ होता गया, प्रतीक, बिंब, चिन्ह बदलते गए, पात्र बदलते गए, घटनाएं नए परिवेश के अनुसार घटती गई। तो ये सब कहानियों में दिखाई देने लगा और एक अलग तरह का कथ्य और शिल्प कहानी में नज़र आया। तो कहानीकारों ने उस समय उस लिखी जा रही कहानियों को नई कहानी नाम दिया और वो एक तरह से नई कहानी आंदोलन चल पड़ा। तो इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है, विशिष्ट है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उनकी बात वो अपनी कहानियों में करते हैं। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे
सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। सहज और आडंबरहीन भाषा शैली से तात्पर्य यह है कि बहुत सारे लोग अपनी कहानियों में इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि बहुत अधिक संस्कृत या हिंदी निष्ठ होती है, क्लिष्ट भाषा होती है, जिसको समझना पकड़ना थोड़ा कठिन होता है। तो शेखर जोशी जैसे कहानीकारों की कहानियों की भाषा जो है वो बहुत सहज है, और समाज से जुड़े हुए लोगों की कहानियाँ कह रहे हैं तो उन्हीं की भाषा में कहना वो ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं। उनकी रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। यानी कि ये सब कहानियाँ जिस तरह की वो लिखते हैं, इसमें उनकी जो सोच है, प्रगतिशीलवादी सोच है, उसका बड़ा प्रभाव उनकी कहानियों में देखा जा सकता है। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। यानी कि अनेक भाषाओं में आपकी कहानियाँ ट्रांसलेट हो चुकी है, पढ़ाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है, जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं जो इस पाठ्यक्रम में कहानी चयन की गई है गलता लोहा उसकी। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांधीर्य उतना ही अधिक। यानी कि सिर्फ दिखाने के लिए, कहने के लिए शब्दों के प्रभाव से कहानी को प्रभावित करना कहानीकार का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसमें संवेदनाएं और उसका कथ्य इतना गहरा है कि कहानी पाठक के साथ सीधी जुड़ जाती है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना का करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। तो समाज में जैसा कि जातिगत रूप से विभेद है और अलग अलग रूप से मान्यताएं हैं, उन पर चोट करने वाली ये कहानी अलग अलग रूपों में बड़े संकेत और बड़ी बात कहने का प्रयास करती है, लेकिन कहानीकार ने कहानी को लिखा बहुत सहज और सरल भाषा में है जो समाज से सीधा जुड़ती है। हम कहानी का वाचन करते हैं गलता लोहा, और जहाँ जहाँ आवश्यकता लगेगी वहाँ आपको स्पष्ट करते चलेंगे, समझाते चलेंगे। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उनके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। शिल्पकार यानी कि जो चीज़ें बनाता है, गढ़ता है। अब वो कारपेंटर खाती भी हो सकता है, मकान बनाने वाला मिस्त्री भी हो सकता है, लोहे को आकार देने वाला लोहार भी हो सकता है, या दूसरा कोई काम भी करने वाला हो सकता है। तो मोहन धनराम लोहार के आफर यानी कि जहाँ पर वो बैठते हैं और लोहे को आकार देने के लिए जिस धोकनी वगैरह को चला के नए नए शेप देते हैं, वो सब स्थान वो जा कर के वहाँ बैठना चाह रहा था। उसकी अनुगूंज उस पर शेष थी। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़ी की धप धप आवाज़ ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लोहार को आप विद्यार्थियों ने कभी देखा हो तो एक लोहे का नीचे एक बड़ा सा आकार लेकर के एक आधार बना देते हैं, जिसके ऊपर कोई वस्तु गर्म करके लोहे की छड़ वगैरह उसको रखते हैं, और फिर उसको हथौड़े से चोट दे करके उसको पीट करके
अलग अलग आकार में, अलग अलग शेप में बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कुल्हाड़ी बनानी हो या कसिया बनाना हो, फावली बनानी हो, तो इसको वो गर्म करके आकार देते हैं। तो जो नीचे लोहा होता है, आधार जिसके ऊपर रखी जाती है, उसको निहाई बोलते हैं, और उसके ऊपर गर्म करके उस लोहे की चोट गर्म करके उस पर चोट देते हैं, तो वो जिस शेप में देना चाहते हैं उस शेप में बनती चली जाती है। लेकिन उसकी आवाज़ में क्या भिन्नता है, ये लेखक पकड़ करके उसको यहाँ चिन्हित कर रहे हैं। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कराएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, पुरोहिताई मतलब जो पंडिताई करते हैं, जन्मदिन पर, मरण दिन पर, शुभ अशुभ कार्यों पर जहाँ पर पंडित जा कर के हवन करवाते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, वो सब काम जो करते हैं वो पुरोहिताई, पुरोहित पंडित कहलाते हैं। वह भी अब कैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। ये 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। यानी कि उनके जो पिता हैं वो वृद्ध हो चुके हैं और पंडिताई करते हैं, लेकिन दूर दूर तक पैदल जा कर के ये सब काम करना अब उनकी अवस्था और उम्र को देखते हुए संभव नहीं है। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उन्हें अभ्यास ही है और न वैसी गति। अर्थात एक तरह से मोहन के पिता ने ये बात इसलिए भी कही कि मोहन शायद ये काम संभाल ले और वो पंडिताई पुरोहिताई करने लग जाए। मोहन ये समझ तो गया था, लेकिन वो करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका उसे अभ्यास नहीं था, या एक तरह से उसमें उसका मन नहीं लगता था। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई, यानी कि मोहन ने अपनी तरफ से पिता को कोई उत्तर नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। हाँ, वो पिता का भार इस तरह हल्कम कर रहा था कि जो खेतों का काम है या कोई दूसरा काम है घर का, तो वह अब संभाल लेगा, उसमें पिता की मदद कर देगा, या एक तरह से मदद क्या कर देगा, पिता को न करने देगा, स्वयं करेगा। तो वो खेत पर कुछ काम करने के लिए गया, तो उसने हंसुआ उठाया, लेकिन उसने देखा कि हंसुआ भोंठा था, यानी कि उसकी धार कुंद हो चुकी थी। तो उसने सोचा कि इसको धार सही करवा लूँ इसकी। तो धनराम अपने बाएं हाथ से धोंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। कनिस्तर दरअसल क्या होता है, जो आप शादी विवाह में देखते होंगे, जिनमें तेल और घी आता है, पीपे बोलते हैं जिनको, हाँ वो होते हैं। अक्सर चाय की थड़ी पर ये ढाबे जो होते हैं, छोटे होटल होते हैं, खोखे होते हैं, या लोहार या इस तरह के लोग होते हैं, इनके यहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ तो मिलती नहीं है, या तो मुड्ढे मिलेंगे या पत्थरों की ही कुर्सी बना दी जाएगी, या फिर इसी तरह जो ये खाली पीपे होते हैं इनको रख दिया जाता है, इनके ऊपर कोई कागज़ या कोई कपड़ा रख दिया जाता है और इन्हीं पर बैठता है व्यक्ति, तो वो कुर्सी के रूप में काम करती हैं। तो मोहन वहीं भट्टी पर पास में कनिस्तर खाली था, उस पर बैठकर ये सब चीज़ें देख रहा है, और धनराम लोहार अपना काम कर रहा है, धोंकनी फूंक रहा है और भट्टी गर्म कर रहा है और लोहे को गर्म कर रहा है, फिर उसको कोई आकार देगा। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे, पुरानी बातें कर रहे थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई, वह बोला, मास साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। यानी कि एक सम्मान और एक भय, दोनों स्थितियां साथ में थी। मास्टर जी का जो भय था, एक डर था, वो दिख रहा है, लेकिन वो गुजर गए, इस बात का जो दुख है, जो वेदना है, वो उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है।
दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। यानी कि मास्टर जी के आते सब चुप हो गए। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थीं। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। यानी कि जो विद्यार्थी अलग ज़्यादा प्रतिभावान है, इंटेलिजेंट है, उसका सम्मान हो गया, और जो थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है, जिसको चीज़ें नहीं आती हैं, उसका अपमान करके उसे ये आभास दिलाना कि आप भी ऐसा बनो, आप भी पढ़ो। पकड़ इसका कान और लगवा इसके 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। यानी धनराम के मन में यह था कि वो जाति से लोहार है, मोहन ब्राह्मण है, तो कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव है ये बरकरार है, तो इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए, और वो कुशाग्र बुद्धि है तो ये उसकी जाति के कारण है। हम यदि पिछड़े हुए बुद्धि के हैं तो हमारी जाति के कारण है। तो उससे कोई बहुत ज़्यादा ईर्ष्या उसके मन में नहीं थी। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। यानी कि वो मान के चलते थे, हाँ जाति से ब्राह्मण है इसलिए कुशाग्र है तो निश्चित रूप से बड़ा आदमी बन जाएगा। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, 3 क्लास पढ़ पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनवा तेरे का पहाड़ा सुना तो। बालक 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन तेरे का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। तेरे एकम तेरे, तेरे दूनी 24, सटाक। एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ ला, फिर तुझे तेहरे का पहाड़ा याद कराता हूँ। यानी कि जिस बच्चे से वो संटी तोड़वा रहे हैं उसी बच्चे को उसी संटी से पिटाई करेंगे, और बच्चे संटी तोड़ करके भी ला रहे हैं। देखिए कैसी विडंबना एक तरह से है और कितना डर है, लेकिन ये प्रेम भी है अलग तरह का एक बच्चों के प्रति। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। अर्थात वह बच्चा जानता है कि इस डंडी से, इस छड़ी से वह स्वयं पिटेगा, इसलिए ऐसा नहीं कर सकता था कि डंडी हल्की ले ले जिससे कि कम लगे, बल्कि वो ऐसे चुनाव करता था पीटने वाले को ये एहसास होना चाहिए कि डंडी बहुत मजबूत है और पिटाई बेहतर हो रही है, तो इसलिए वो अच्छी डंडी का चुनाव करता था। धनराम की मंद बुद्धि रही हो
या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे तेहरे का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। यानी कि वो प्रयास करता है याद करने का, रटने का, लेकिन नहीं कर पाया। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वे फिर लड़खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बैंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में ही लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोंकनी फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। ये अक्सर होता है ग्रामीण परिवेश में और ख़ास तौर से कुछ जगह पर शहरों में भी, कि बच्चों के परिजन, उनके पिताजी, उनके परिवार में जिस तरह का काम होता है वो उस काम में धीरे धीरे उनको लगा देते हैं और वो बच्चे पढ़ने के साथ साथ उस काम में पारंगत हो जाते हैं। लेकिन उस काम पर ध्यान देने की वजह से कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई से ध्यान भटकता है और वो पढ़ाई में समय कम दे पाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं पीछे रहने में ये भी एक काम है, एक माध्यम है। ये बात अलग है कि उनको पढ़ाई के साथ साथ ये हुनर भी आ जाता है, ये एक प्लस पॉइंट भी है, लेकिन माइनस पॉइंट भी, दोनों स्थितियां हैं। चूँकि हर बच्चे की बुद्धि या उसकी परवरिश या उसका परिवेश अलग होता है, इसलिए उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव पड़ता है। फर्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैंत चुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़, बैंत, हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। यानी कि इधर जो धनराम के पिता थे गंगाराम, वो भी जो काम उसे देते थे उसमें गलती करने पर उसकी पिटाई करते थे और मास्टर जी उसको कहते थे धनराम को, बैंत खुद चुन के लाओ, और ये खुद चुनते थे। तो दोनों स्थितियों में अंतर था। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे थे। उनके पिताजी गुजर गए तो वो सब काम करने लगे जो उनके पिताजी करते थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। वो चाहते यही थे कि जो काम मैं कर रहा हूँ पुरोहिताई का, इसमें बहुत अधिक पैसा नहीं है, बस ठीक है, जीवन यापन हो जाता है, पेट भर जाता है परिवार का जैसे तैसे। लेकिन अब जो दरिद्रता है, गरीबी है, इसको बच्चा यदि पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन जाए, अधिक पैसे कमाने लगे, तो ये दरिद्रता, ये गरीबी समाप्त हो सकती है। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। ये सत्य बात है, पहले स्कूल बहुत दूर दूर हुआ करते थे, सभी गांवों में सभी जगह स्कूल नहीं थे, तो पढ़ने वाले विद्यार्थी अनेक परिस्थितियों का सामना करते हुए, संकटों का सामना करते हुए बहुत दूर तक, मीलों तक, किलोमीटर तक पैदल चलकर, चूँकि साधन भी नहीं थे, तो पढ़ाई करते थे। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्यावसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। यानी कि अपने प्रयास से जो संभव हो सकता है वो उन्होंने किया एक पिता के रूप में। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई तो देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। यानी कि उधर कोई घर था, गांव था,
तो उसमें कोई यजमान अर्थात जहाँ पर वो अक्सर जाते थे पूजन पाठ कराने के लिए, तो उनके यहाँ अपने बच्चे को रखवा दिया, एक तरह से पेइंग गेस्ट के रूप में। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, घसियार यानी कि जो घास खोदते हैं, तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए, तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। घसियारे लोगों को अधिक परख थी, चूंकि वो लोग जानते थे और बहुत बार उसमें से निकल चुके थे कि कैसे रंग का पानी, किस तरह का पानी आ रहा है, तो अब क्या स्थिति है, पानी कितना गहरा और हल्का होगा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। यानी कि ऐसी स्थिति होगी तो कभी बच्चा नदी में बह सकता है, दिक्कत हो सकती है, तो उनको एक डर लगने लगा। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। तो ये बात उन्होंने रखी उसके सामने। और देखिए, ये एक ग्रामीण परिवेश में पूर्व के समय में ये एक सामंजस्य और सहयोग की भावना थी कि लोग बिना किसी स्वार्थ के और बिना कोई अतिरिक्त धन लिए अपने पास दूसरे गांव के बच्चों को, लेकिन कोई ना कोई उसमें एक प्रलोभन हो, जैसे जाति का बच्चा है, परिवार का बच्चा है, गांव का बच्चा है, इस तरह का कोई कारण होता था तो वो रखते थे और उसको पढ़ाते थे या उसकी जिम्मेदारी निभाते थे। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों, उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। गले भर से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का सही यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वे मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया। यानी कि सभी उससे काम करवाते और वो सहज भाव से सबका काम कर देता, मना नहीं करता था, ये उसके स्वभाव में था। और वो क्या काम और किस तरह से, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। अब यहाँ स्थिति दूसरी हो गई कि उसे पढ़ाने के लिए रमेश यहाँ लेके आया था, लेकिन मोहन को अपना भाई उसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो रमेश एक बाबू है और उसकी हैसियत कम हो जाएगी, तो उसने एक नौकर के रूप में उसे रखा और वही बताया। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के बहाने या तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। यानी कि पढ़ने लिखने में जो होशियार बच्चा था, स्कूल में जाकर के काम के दबाव के कारण और इस परिवेश के कारण वो सब चीज़ें बदल गई और उसकी पढ़ाई कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। वो जो गांव का परिवेश था जिसके कारण उसको एक ऊर्जा मिलती थी, अपनत्व तो मिलता था, वो सब छूटने के कारण भी प्रभाव पड़ा। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था, क्योंकि वहाँ वो काम बहुत करता था रमेश के यहाँ पर,
तो रमेश ने एक तरह से नौकर के रूप में रख रखा था, उसको लाभ मिल रहा था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। वो ये उम्मीद लगा कि बैठे थे कि बेटा वहाँ पढ़ेगा, बड़े स्कूल में, शहर में बड़ा व्यक्ति बनेगा और उनकी गरीबी दारिद्र्य दूर होगा। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी थी। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिरकर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। यानी कि उसको कहना ये चाह रहे थे, न पढ़े, हाथ का काम सीखता रहे और हमारे यहाँ नौकर बना रहे। वो अपनी सुविधा देख रहे थे, रमेश और रमेश के परिवार के लोग। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। यानी कि अब उसके लिए प्राथमिकता पढ़ाई नहीं, काम खोजना हो गया। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। यानी कि उनको उम्मीद थी, और थी भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने शहर भेज दिया था और रमेश भी उनके 1-2 बार कहने से ही मान गया था, ले भी गया था। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। यानी कि लोगों को वास्तविकता नहीं बता पाए। जब उनको वास्तविकता का पता लगा तो मेरा बेटा पढ़ता नहीं, वहाँ एक नौकर के रूप में काम कर रहा है। बहुत दुख उनको हुआ। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उनकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। यानी कि वो जानता था कि ये एक बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि वो कुशाग्र बुद्धि का छात्र था, मेधावी था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। अब देखिए, यहाँ पर भी एक जो जातिगत मान्यता है, जो एक परंपरागत रूढ़िगत मान्यता है कि आप दांतों में तिनका दबाकर कोई बात अगर झूठ भी कहना चाहो तो उसका दोष आप पर नहीं लगेगा। तो चुपचाप से मोहन के पिताजी ये बात कह गए और जब धनराम ने ये बात सुनी कि हाँ वो सेक्रेटरीट में नियुक्त हो जाएगा, बड़े पद पर पहुँच जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मोहन तो बचपन से ही बुद्धिमान है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हो ही जाएगा, हो गया हो तो। लेकिन उनको सत्यता पता थी कि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धिमान था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज स्थिति दूसरी है। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसवे के फाल को बेंत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। धनराम मोहन से कह रहा है कि तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हारे पिताजी तो व्यस्त रहते हैं और तुम बाहर रहते हो, तो मैं बनवा देता इसको। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसवे को हाथ में लेकर वह फिर वही बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ही न रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। यानी कि काम से आते चले जाते थे, वो बैठते नहीं थे, उनसे बात नहीं करते थे, उनके साथ में खाना पीना ये सब नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। यानी कि उनके साथ या उनके सिंहासन पर, सिंहासन तो कहाँ होता है, उनकी दरी पट्टी पर, उनके कनस्तर पर बैठना भी उचित नहीं समझा जाता था। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन
गांव की इस मान्यता से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। यानी कि वो सब जानता था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। यानी कि चोट एक हाथ से हल्की लगती है तो ताकत कम लग रही थी। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते, अभ्यस्त हाथों से धोंकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। यानी कि वो धनराम के साथ में काम करने लग गया। मोहन का ये हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन ये देखिए, इस तरह से लोहार के ये जो चित्र है इसमें स्पष्ट हो रहा है कि कारीगरी को यहाँ दिखाया गया है, कैसे काम कर रहे हैं। कि कारीगरी पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा, क्योंकि उसको ये अनुमान था कि एक पुरोहित, एक ब्राह्मण खानदान का बालक लोहार के साथ बैठकर और इस तरह से काम करेगा। ये बड़ा अचंभित और आश्चर्यजनक काम है। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। अब मैंने काम सही किया है नहीं। उसकी आंखों में एक सृजक की चमक थी। सृजक यानी कि निर्माण करने वाला, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात अंत में वो कह गया कि मैंने एक प्रयास किया है किसी चीज़ को बनाने में और उसको एक आकार देने में मैं सफल हो पाया हूँ, नहीं हो पाया हूँ। ये स्थिति यहाँ पर प्रकट होती है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से ये कहानी गलता लोहा यहाँ पर समाप्त होती है। और यहाँ गलता लोहा से आप सिर्फ लोहे को ही न समझें, बल्कि व्यक्ति भी कैसे सही आकार में नहीं पहुँच पाता है। जो उसका कुशाग्र बुद्धि होना और मास्टर जी का ये कहना, त्रिलोक सिंह मास्टर जी का, कि ये ऊंचे पद पर पहुँचेगा, किसी विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में पहचाना जाएगा, तो उसके ऊपर भी उसकी बुद्धि के अनुसार वो एक समझिए लोहा है और उसको सही चोट, सही दिशा नहीं मिली, इसलिए सही आकार वो नहीं ले पाया और शहर में जाकर के रमेश के घर में एक नौकर के रूप में काम करने के अलावा कुछ नहीं बन सका। लेकिन उसमें जो भाव है जाति और धर्म के प्रति, मनुष्यता के प्रति, उसमें निश्चित रूप से वो साकार हो पाया और एक सही व्यक्तित्व के रूप में उसकी पहचान होने लगी। तो विद्यार्थियों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आप इससे लाभान्वित होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। आप हिंदी की अन्य वीडियो देखने के लिए हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप पर समय तक पहुंच जाएं और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।